स्टार्ट करना है कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्टडी करना है। तो जो चीज़ें हैं, कुछ लिखना हो आपको, नोट डाउन करना हो तो आप लोग नोट भी करते जाना। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो नोट करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नोट करना है तो आप लोग एक कॉपी पे पेन पेपर सब लेके बैठना और नोट करते जाना। ठीक है, चलिए। विजुलाइज है, शो हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है या सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम। अब आज जो हम लोगों को डिस्कशन करना है उसमें हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि भाई टेस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग क्या होता है कि जस्ट लाइक इसको एक जनरल वे में मैं समझाता हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को, डेफिनेटली आप लोग प्रोडक्ट की बात करते हो, जब मार्केट में कोई सामान परचेज करने के लिए जाते हैं तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए जाते हो, तो डेफ़िनेटली वो प्रोडक्ट जो होगा आपका, क्या होना चाहिए? वो एक तरीके से पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको परचेज़ करते हो, ठीक है? तो ये 3 कीवर्ड्स का मतलब क्या है? ये 3 कीवर्ड्स क्या कहना चाहते हैं? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो टेस्टिंग कीवर्ड है, यही कहता है कि भई टेस्टिंग जब हम किसी भी प्रोडक्ट की करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट आधा-अधूरा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? करेक्ट बना हुआ होना चाहिए, जैसे रिक्वायरमेंट बोली है क्लाइंट ने वैसे ही आपने बनाया है, उससे कुछ हट के बनाया है, ठीक है? और उसकी क्वालिटी को ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्लाइंट आपका प्रोजेक्ट आपसे नहीं लेगा, ठीक है ना? तो टेस्टिंग कीवर्ड में अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हो, तो उसमें कंप्लीट, करेक्ट और क्वालिटी या कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड क्वालिटी कीवर्ड को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को देते हो क्लाइंट को, जब आप प्रोडक्ट बना के देते हो, तो क्लाइंट क्या कहेगा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। भाई क्वालिटी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि उसको मेंटेन करते रहना है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में डेटाबेस की कमी हो रही है तो आप उसको मेंटेन करके चलो। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कहीं पर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे लाइक डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलो। अगर आपके सॉफ्टवेयर को मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पे चलाया जाए तो उसका जो पिक्सेल्स हैं वो नहीं फटने चाहिए, आप उसको मेंटेन करके चलो। ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्वालिटी बेस्ड पे डिपेंड करती हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर भी जब किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना कंपल्सरी होता है। गॉट इट? सिंपल सी बात है। So what is the testing? Testing is nothing. According to the client requirement, we will test the application कि वो करेक्ट बनी हुई है, कंप्लीट बनी हुई है या फिर उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये सभी 3 चीज़ों को टेस्ट करना एक क्यूए का काम होता है। क्लियर है? डेफिनिशन सिंपल सी है, समझ में आ गई एवरीवन? हेलो? जी, क्लियर है? चलिए, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन इसमें आता है कि भाई टेस्टिंग आपने कर ली, लेकिन टेस्टिंग की किसकी आपने? तो टेस्टिंग आपने करी किसी सॉफ्टवेयर की, ठीक है? जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को क्या कहोगे आप? वी कैन टेस्ट द सॉफ्टवेयर एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वी आर जस्ट चेकिंग हियर द सॉफ्टवेयर इज प्रॉपर्ली करेक्ट और नॉट, या करेक्टनेस और नॉट, और द कंप्लीटनेस और नॉट, और द क्वालिटी इज गुड और नॉट। दैट इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है? लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोसेस में किसी सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है, डेवलप कैसे किया जाता है, ये सबसे बड़ा टास्क होता है, जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं एसडीएलसी प्रोसेस के अंदर। ठीक है? प्लीज़ म्यूट हो जाओ। एसडीएलसी प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाता है। ठीक है ना? तो अब मैं आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो एसडीएलसी से रिलेटेड होता है। पहले सॉफ्टवेयर बनता कैसे ये सीखना है, फिर वो देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे किया जाता है, फिर वो भी सीखना है। ठीक है? तो आप सोचोगे कि यार ये मेरा काम तो है नहीं, डेवलपमेंट का काम तो मेरा नहीं है, बट फिर भी क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई एसडीएलसी का प्रोसेस होता क्या है,
एक सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किया जाता है और कितने लोगों की टीम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं, एसडीएलसी का प्रोसेस। इसको क्या बोलते हो? एसडीएलसी इज़ अ प्रोसेस। ये हो गया आपके पास, इज़ अ प्रोसेस टू डेवलप योर एप्लीकेशन, ओके, एंड टू टेस्ट योर एप्लीकेशन। आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, तो भी आपको एसडीएलसी के प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको टेस्टिंग करनी है, तो भी आपको एसडीएलसी के प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। इट्स क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ रहा है? मोनिका, पूजा, एवरीबॉडी, ठीक है? चलिए। हुँ, अब आपको इस स्क्रीन को ध्यान से समझना है। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होनी है, ठीक है? जस्ट लाइक यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने लिखा एसडीएलसी, ठीक है? एसडीएलसी। तो एसडीएलसी क्या होता है? तो मैंने आपको बताया एसडीएलसी इज़ अ प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है ये? ये प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। So we can easy to develop the software and we can easy to test the application of the software, ठीक है? तो वी हैव अ टीम हियर। यहाँ पे क्या है? भाई सब कुछ टीम के अंडर में ही रह के काम होगा। तो एसडीएलसी के पास भी 2 टीम्स होंगी। एक टीम जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आपकी मदद करेगी और दूसरी टीम जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है ना? यानी कि जब किसी कंपनी के अंदर आपकी एंट्री होगी या जब कभी भी आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना है कि वहाँ पर आपके पास टेस्टिंग टीम के अलावा भी या टेस्टर्स के अलावा भी कुछ टीम्स ऐसी होंगी जो उसमें काम कर रही होंगी, जिसको हम लोग डेवलपमेंट टीम भी बोल सकते हैं। उस डेवलपमेंट टीम के में कितने लोग हो सकते हैं? वो जो डेवलपमेंट की टीम है, उसमें कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस-किस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनका होना क्यों कंपल्सरी है? तो सबसे पहले तो भाई ये समझो कि डेवलपमेंट टीम में आपके पास कौन-कौन होगा? डेवलपमेंट में टीम के अंदर एक आपके पास डेवलपर हो सकता है या एक से ज़्यादा डेवलपर भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं कि सिर्फ़ एक ही डेवलपर होगा, एक से ज़्यादा डेवलपर भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया। अब प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, उसका इनिशियल वे कैसे स्टार्ट होता है? जस्ट लाइक मान लो आपके पास एक पर्सन आता है या आपकी कंपनी में कोई एक पर्सन आता है, वो कहता है भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा, उसको एक बीए से मिलवाया जाएगा। बीए क्या होता है? कंपनी के अंदर का एक बिज़नेस एनालिस्ट होता है, जो मार्केटिंग के जैसा पर्सन होता है, जो काम-वाम करने में, प्रोजेक्ट्स को डील करने में, क्लाइंट के साथ मीटिंग करने में, ये सारा काम एक बीए का होता है। तो बीए क्या करेगा, जो भी पर्सन होगा या जो भी कंपनी होगी, उसके बेसिक डिटेल को समझेगा कि वो पर्सन क्या हमसे डेवलप करवाना चाहता है। ठीक है ना? तो बीए का काम क्या होगा यहाँ पर? बीए का काम होगा सिर्फ़ उसकी रिक्वायरमेंट को लेना। तो बीए क्या करेगा? यहाँ पर उस पर्सन की रिक्वायरमेंट को लेकर जिसको सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है। जस्ट लाइक मान लो मुझको डेवलप करवाना है, तो मैंने गौतम जी को बोल दिया, गौतम जी किसी कंपनी में एक बीए के रूप में काम करते हैं। तो गौतम जी ने कहा ठीक है, आप मेरे पास आ जाना, हम आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे और जैसा होगा अकॉर्डिंग टू द आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बजट दे देंगे। ठीक है? तो बीए पर्सन का मेन काम क्या होगा? बीए पर्सन का मेन काम होगा आपकी कही हुई बातों में से आपकी रिक्वायरमेंट को निकाल के एक जगह नोट कर लेना। तो बीए क्या करेगा? जो रिक्वायरमेंट आप बताते जाओगे, उस रिक्वायरमेंट को पर्टिकुलर किसी जगह पर एक जगह नोट करता चला जाएगा। ठीक है? जिसको बाद में हम लोग फ्रेमवर्क्स भी बोल सकते हैं या वाया फ्रेम भी बोल सकते हैं या फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपने बताई थी और उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो बजट बैठ रहा है वो करीब 50 लाख बैठ रहा है, 10 लाख बैठ रहा है, 1 करोड़ बैठ रहा है, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है? तो बीए टीम का पर्पज़ आपको समझ में आ गया। बीए टीम क्या करेगा, उस कंपनी में मान लो एबीसी नाम की कोई कंपनी है, कोई एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एबीसी, ये सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी के अंदर, ठीक है? अब इस सॉफ्टवेयर को जो भी डेवलपमेंट होंगी, जो टीम्स होंगी, वो सबसे पहले डायरेक्टली किसी भी क्लाइंट से इंटरैक्ट नहीं करेंगी। जो भी न्यू क्लाइंट होगा वो बीए हैंडल करेगा, जिसको बिज़नेस एनालिस्ट बोलेंगे। बिज़नेस एनालिस्ट क्लाइंट को समझेगा, उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझेगा, तो रिक्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा आपको? क्लाइंट। ये क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। जब क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट बीए
उसकी सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करता जाएगा, जिसको हम लोग कुछ फाइल्स बोलते हैं, आने वाले समय में बता दूँगा, उसको एसआरएस फाइल वगैरह भी बोला जाता है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को जब हम लोग नोट करके एक जगह रख लेते हैं और फिर नोट की गई बात को किसके साथ डिस्कशन किया जाता है, उस कंपनी के मान लो टीम लीडर है, क्योंकि टीम लीडर को ही पूरा प्रोजेक्ट बनवाना होगा। तो फिर टीम लीडर के साथ डिस्कशन होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट्स आया था। तो ये बीए किसके पास चला जाएगा? बीए चला जाएगा एक टीम लीडर के पास। यहाँ पर आपके पास एक कंपनी के अंदर टीएल होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीएल बोलते हैं, यही हमारा टीम लीड होता है। किसी कंपनी में स्क्रम मास्टर हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्ट ओनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है? तो इनिशियल लेवल पे आपको ये समझना है कि भाई हमारे पास कंपनी के अंदर एक टीम लीडर होगा और वो टीम लीडर क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी टीम को तैयार करेगा, पहले उसके बेसिक पर्पज़ को समझेगा। कि भाई ये प्रोजेक्ट जो बना हुआ है या जो प्रोडक्ट बना हुआ है, एक्चुअल में ये वाला प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट कब हमारे लिए ज़रूरत है या इसकी कब हमारे पास ज़रूरत पड़ सकती है या किस तरीके से काम करना पड़ेगा, कितने लोगों की टीम होगी। ये बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन फिर इंटरनल कंपनीज़ में चलता है, ठीक है? तो बीए ने क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब टीएल को बता दी। अब टीएल ने उसको समझा और अपनी टीम से डिस्कशन किया कि भाई इस तरीके का प्रोजेक्ट है, क्या आप लोग कर पाओगे? क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स आएँगी? क्या-क्या चीज़ें होगी? तो इसके लिए पर्टिकुलर एक टीम डिसाइड करते हैं कि भाई कितने लोग उसके अंदर होंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि 4 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हो सकता है उसमें एक टेस्टर टीम को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि टेस्टिंग टीम का होना ज़रूरी है। जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि सॉफ्टवेयर बना क्या है, तब तक वो टेस्ट कैसे करेगा? तो जो भी मीटिंग्स वगैरह इंटरनली होती है, उसमें टेस्टर को भी वहाँ पे शामिल किया जाता है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। क्लियर है? सिंपल सी बात समझ में आ गई? तो ये एक प कहानी जो होती है ना पूरी पीछे की, ये आपको पता तो नहीं होती इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब आप कंपनी के अंदर जाते हो काम करने के लिए, तब जाके हमको पता चलती है अच्छा कंपनी के अंदर हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है और उनके साथ हमको एवरीडे मीटिंग्स में रहना होता है। कुछ हमारे पास अ, जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन वो लोग दे देते हैं कि सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक मीटिंग है, फिर दिन में 2 बजे से लेके 3 बजे तक मीटिंग है, फिर शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक मीटिंग है। तो मतलब मीटिंग्स में आपने किया क्या? उसका एक एजेंडा ये लोग बना लेते हैं कि आज की 9 से 10 बजे की मीटिंग में सभी लोगों को काम डिसाइड कर देना है। ठीक है? काम लेने के बाद 2 बजे की मीटिंग में इन लोगों से पूछना है काम कितना अभी तक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर 2 बजे के बाद शाम को जाते समय जो भी आप लोगों ने काम किया उसको आप लोग डिलीवर करते हुए जाओ। तो ये इस तरीके की कुछ मीटिंग्स होती हैं। किसी-किसी में 1 ही मीटिंग होती है, किसी कंपनी में 2 मीटिंग भी हो सकती है, किसी कंपनी में वीक में भी 1 मीटिंग्स होती है। तो मीटिंग्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, डिपेंड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट होती रहती है। ठीक है? कोई फिक्स नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ दिन में 3 मीटिंग होती है तो इसका मतलब 3 ही मीटिंग होती है। हो सकता हो बहुत बार भी मीटिंग्स हो जाती है, कभी-कभी तो सडनली 1 से ज़्यादा बार भी मीटिंग्स हो जाती है। क्लाइंट कह रहा है भाई मुझे प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा, जो आपने डेवलप किया है वो मुझे नहीं क्लियर हो रहा है। तो या क्लाइंट ने कुछ ऐसा बताया जो टीम लीडर्स को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई काम तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी कहीं पे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके एक प्रोजेक्ट रुक गया है। तो वो क्यों रुक गया? वो किसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे आएगा? तो वो क्लाइंट वहाँ पे फिर आपको हेल्प करेगा वहाँ पर कि भाई हम ऐसे ना करके ऐसे करना चाहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट ना बना के कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं, आप ऐसे डेवलप करके दो। ठीक है? तो एसडीएलसी के इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके पास जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो एक बीए करता है, बिज़नेस एनालिस्ट जिसको बोला जाता है। बिज़नेस एनालिस्ट अपनी सारी चीज़ को नोट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट को तैयार करता है। जिस डॉक्यूमेंट को वो तैयार करेगा उसको हम लोग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फाइल बोलते हैं, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिसको बोला जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर जितनी भी डिटेल्स होगी, वो सारा डिस्कशन होता है किसके साथ? आपके टीम लीडर के साथ, ठीक है? अब किसी कंपनी में टीम लीडर 1 भी हो सकता है, किसी कंपनी में टीम लीडर 2 भी हो सकते हैं। तो 2 क्यों हो सकते हैं और 1 किस कंडीशन में हो सकता है? तो कल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि भाई टीएल जो होता है ना, वो आपके पास प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं या हो सकता है कोई अगर छोटी कंपनी तो एक ही बजट के अकॉर्डिंग एक ही टीएल उसके पास होगा और वो टेस्टिंग टीम को भी हैंडल कर रहा होगा, वो डेवलपमेंट टीम को भी हैंडल कर रहा होगा और वो डेटाबेस टीम को भी हैंडल कर रहा होगा और साथ में उसके पास अगर कोई डिज़ाइनर की टीम है, तो वो डिज़ाइनर की टीम को भी हैंडल कर रहा होगा। ठीक है? ये डीवी मतलब हो गया डेवलपमेंट टीम, डीबी मतलब हो गया डेटाबेस की टीम और डीईएस का मतलब हो गया डिजाइनिंग टीम, ठीक है? और टीईएसटी का मतलब हो गया टेस्टिंग टीम। तो एक टीएल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, वो अपने पास
अपने अंडर में इन सभी लोगों को क्या, कब, किसको, कैसा काम प्रोवाइड करना है, वो बताता रहता है। क्योंकि टीएल के पास भी एक प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, कभी-कभी तो होता है टीएल के पास पाइपलाइन में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बेस्ट लोगों को बेस्ट प्रोजेक्ट में डाल देता है। जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी प्रोजेक्ट की मतलब क्वांटिटी बहुत अच्छी है, उसको 2 साल, 3 साल तक चलाना है। लेकिन टीएल कह रहा है नहीं यार 2 साल, 3 साल तक नहीं चला के क्लाइंट कह रहा है कि हमको 1 साल में ही खत्म करके दो। तो वो ऐसे पर्सन उठाएगा जो उस कंपनी में सबसे अच्छे डेवलपर्स होंगे, सबसे अच्छे डिज़ाइनर होंगे, सबसे अच्छे टेस्टर होंगे। तो उनकी एक सेपरेट टीम बना देगा कि आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दो और बाकी का अगर किसी का प्रोजेक्ट लॉन्ग आराम से चलता रहा है, मतलब जल्दी नहीं देना है, उसकी स्प्रिंट एक डिज़ाइन होती है, लेकिन उस स्प्रिंट के हिसाब से आपको डिसाइड करके देना पड़ेगा कि कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में उस प्रोजेक्ट का एक पार्ट आपको डिलीवर करना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से फिर कंपनियाँ हायरिंग करती हैं। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे, उस कंपनी के लोग भी उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई एक बंदा नहीं बना सकता और एक बंदे की बस की बात भी नहीं कि भई एक बंदा ले लिया आपने, अब वही पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो कंपनी के अंदर जब आप लोग जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक टीएल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टीएल भी हो सकते हैं। एक डेवलपमेंट टीम का भी टीएल हो सकता है और एक टेस्टिंग टीम का भी टीएल हो सकता है। तो 2 अलग-अलग टीएल भी यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसा भी सिनेरियो है इसकी। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया पूरा प्रोसेस आप लोगों को? गॉट इट? चलो, अब आगे चलते हैं इसमें। तो पहला पार्ट आपके पास इसमें होगा, द फर्स्ट पार्ट इज़ कि जो एसडीएलसी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल होती है, वो कैसे वर्क करती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल वर्क करती है कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पर आपके पास डेवलपमेंट टीम हो जाएगी पूरी, ठीक है? इधर आपके पास टेस्टिंग टीम हो जाएगी, ये हो गई टेस्टिंग टीम। तो डेवलपमेंट टीम के अंदर कौन-कौन से लोग हो सकते हैं? भाई डेवलपमेंट टीम के अंदर हो सकता है डेटाबेस वाले को भी रख दिया गया हो, तुम भी डेवलपर के साथ मिलके काम करो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक डेटाबेस का पर्सन जो सॉफ्टवेयर को जो डेटाबेस को बनाने में मदद करेगा, ठीक है? और उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो-जो ग्राफ़िक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो एक आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करेगा, ठीक है? और सब कुछ जब बन जाएगा तो फिर वो एक डेवलपर के पास असाइन कर दिया जाए, ठीक है? अभी इसकी हायरार्की एक्चुअल में हायरार्की ये नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट टीम के अंदर एक डेटाबेस का पर्सन भी होगा, एक डिज़ाइनर भी होगा और एक डेवलपर भी होगा और टेस्टिंग टीम के अंदर सिर्फ़ टेस्टर्स होंगे, ठीक है? अब इस टेस्टिंग टीम के अंदर हो सकता हो टीएल भी यहाँ पर इंक्लूडेड हो, इनका अपना एक पर्सनल टीएल है, ठीक है? उसके अंडर में कोई टीम काम कर रही है या कोई एक पर्सन ऐसा है जो पूरी टीम को मैनेज कर रहा होगा वहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो टीएल भी हो सकता है या टीएल नहीं है, छोटी कंपनी है या मिडल लेवल की कंपनी जहाँ पे टीएल केवल एक ही है इन सब चीज़ों का, जो हैंडल कर रहा होगा, तो यहाँ पे फिर टीएल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ टीम मेंबर्स आएँगे, ठीक है ना? और उन टीम मेंबर्स का जैसा भी जो काम दिया जाएगा, वो उस हिसाब से करते रहेंगे। गॉट इट? सिंपल है। ठीक है? तो एसडीएलसी के प्रोसेस को अगर आप देखते हो तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है एसडीएलसी यानी कि एसडीएलसी का ये वाला पार्ट अगर आप इतना पार्ट देख रहे हो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बन जाता है। ठीक है? और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर ही आपके पास एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है ना? तो हायरार्की आपकी कैसे बनी? हायरार्की कुछ ऐसे बनी। पहले आपके पास आएगा एसडीएलसी, एसडीएलसी के बाद आएगा आपके पास एसटीएलसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल के अंदर का क्या होगा, अगर आपने कहीं पर कोई गलतियाँ, कोई एरर्स आइडेंटिफाई कर ली है, इफ एनीवेयर इफ यू आर फाइंडिंग द एरर्स कि येस वी हैव अ एरर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन या इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करोगे? तो आप उसके लिए उसकी हायरार्की को फॉलो किया जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बग लाइफ साइकिल, ठीक है ना? फिर ये पूरा प्रोसेस आपका कैसे चलेगा? ये बग लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये सारी एक एक बेसिक हायरार्की है, इस हायरार्की को ही फॉलो करना पड़ता है, जैसे-जैसे आप काम करते जाओगे, ऐसे-ऐसे प्रैक्टिकली आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो 2 प्रोसेस हो गए, 2 प्रोसेस समझ में आ गए कि आपके पास एक एसडीएलसी भी होगा, एसटीएलसी भी होगा और एसटीएलसी के अंदर आपके पास होगा बग लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट। ठीक है?
बग लाइफ साइकिल, ये वाला कॉन्सेप्ट भी होगा। अब अगर इसकी एक्चुअल जो आपको प्रेज़ेंटेशन में दिखाऊँ, तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही देखो, सॉफ्टवेयर को हम लोगों के पास एक कीवर्ड और है, प्लीज़ म्यूट हो जाना। सॉफ्टवेयर को जब आप लोग टेस्ट करते हो ना, तो उसमें एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर बोलो आप किसी को या एप्लीकेशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना? तो हो सकता है आपको कहीं पर या किसी जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ब्रेक कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। कौन-कौन से? कि एप्लीकेशन अगर डेवलप हो रही है, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होगा? एसडीएलसी होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होगा और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल भी होगा, एसटीएलसी। ऐसा भी आपको कहीं पे मिल सकता है लिखा हुआ इंटरनेट पे। एसडीएलसी के अंदर क्या होगा? एसडीएलसी के इसके कुछ प्रोसेस होंगे। प्रोसेस क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, तो इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसके बाद आपके पास आएगा सॉफ्टवेयर का, जब रिक्वायरमेंट एक बार में आपकी क्लियर हो गई है, तब फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइनर को बता दिया जाता है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में क्या डिज़ाइन करना है, तब वो डिज़ाइन करने का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट करेगा, ठीक है? एसडीएलसी के अंदर का पार्ट क्या हो गया? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने के बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन बनाना, और जब वो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, तो आपको अपनी डेवलपमेंट टीम को वो पेज प्रोवाइड कर देना है, ताकि वो उस पेज को देखकर डेवलपमेंट टीम क्या करेगी? डेवलपमेंट टीम अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ही एचटीएमएल का कोड करना शुरू करेगी। एचटीएमएल पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज़ एचटीएमएल? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होता है ना, उसमें एक लैंग्वेज यूज़ होती है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना? दैट्स कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का रोल क्या होता है और कैसे काम करता है? एग्ज़ाम्पल के लिए मानिए, जस्ट लाइक क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया, ठीक है? और लाइक मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करी, facebook.com, ठीक है? अब ये facebook.com के ऊपर आप ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ सब देख रहे हो, जैसे यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है फेसबुक का, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर आपने बटन पे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद ये न्यू प्रोसेस के ऊपर मूव कर गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये पेज दिख रहा है तभी आप इसके ऊपर काम कर पा रहे हो, ठीक है ना? अगर ये पेज विज़ुअलाइज़ ना होता, कुछ इस तरीके का पेज आता, तो क्या आप इसके ऊपर काम कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि आपको कंपोनेंट तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो एचटीएमएल के वेब जो बेसिक प्रोसेस होता है, एचटीएमएल कहता है कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को डिज़ाइन करना है, तो आपको एचटीएमएल की कोडिंग करना आना चाहिए। तो एचटीएमएल की कोडिंग कौन करता है कंपनी के अंदर? तो कंपनी के अंदर अगर आप काम करोगे, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो डेवलपर होता है, उसके भी 2 रोल्स होते हैं यहाँ पर। डेवलपर जो होता है ना, उसके भी 2 रोल्स होते हैं। एक रोल होता है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए, एक होता है बैक एंड डिज़ाइनिंग के लिए। बैक एंड डिज़ाइनिंग का मतलब डेटाबेस से नहीं है, बैक एंड डिज़ाइनिंग का मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। कोई यहाँ पर कुछ और प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई कुछ और प्रोग्रामिंग में अच्छे से काम कर रहा है, तो डिपेंड करता है उसको क्या प्रोग्रामिंग पसंद है या किस तरीके का बजट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, अब जनरल अगर केस में बात करते हैं, जो अंडर 1 लाख के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें बेसिक सीआरएम को यूज़ किया जाता है, ठीक है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरएम। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक आपको एक पेज दे दिया कि ये वाला पेज डेवलप होना है। अब इस वाले पेज को बद ड डेवलप होना है, कितने दिनों में डेवलप होना है? क्लाइंट ने बोला ठीक है 2, 4, 6 दिन में दे देना, मतलब 1 वीक का उसने टाइम आपको दे दिया। तो 1 वीक के टाइम को के हिसाब से देखा जाए तो टाइम तो बहुत कम मिला। तो आपने सोचा एक काम करते हैं, क्लाइंट से पूरा प्रोजेक्ट का जितना भी डिटेल्स होता है, डिटेल्स मतलब होता है उसकी रिक्वायरमेंट को लेना, और उस प्रोजेक्ट में अगर कोई स्टैटिक डेटा बिल्ड करना है, तो उस स्टैटिक डेटा को सॉफ्टवेयर पे लगा देना,
ठीक है? अब जब सॉफ्टवेयर बनता है तो वो भी 2 तरीके के बनते हैं, ठीक है? अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हो तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। एक होता है डायनेमिक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, एक होता है डायनेमिक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, एक होता है स्टैटिक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, ठीक है? दोनों में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक डेटा और द डायनेमिक डेटा? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डेटा और द डायनेमिक डेटा? दोनों में क्या फ़र्क होता है? या स्टैटिक वेबसाइट और द डायनेमिक वेबसाइट, इसमें क्या फ़र्क होता है? तो ये स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट बोल दो या स्टैटिक डेटा या डायनेमिक डेटा बोल दो, जनरल केस में क्या होता है, जो डेटा हमारे पास फिक्स होता है, उसको हम लोग स्टैटिक डेटा बोलते हैं और जो डेटा हमारे पास फिक्स नहीं होता है, वो हमारे पास डायनेमिक डेटा होता है। फिक्स का मतलब होता है कि जो सर्वर से हमारे पास डेटा आता है, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में एक डेटा स्टोर हो गया। अब अमेज़न की वेबसाइट अगर आप लोग देखते हो, तो हो सकता है आज कुछ और मिलेगा आपको वेबसाइट पे, कल कुछ और मिलेगा, अगले दिन कुछ और मिलेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट उस वेबसाइट से सेल हो चुके हैं, वो प्रोडक्ट ऑटोमैटिकली खत्म हो जाते हैं। ठीक है? उसकी जगह आपको कुछ न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो क्या अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर ये काम कोई पर्सन करता होगा? नहीं करता होगा। इसके लिए उन्होंने एक डेटाबेस बना रखा है, डेटाबेस को वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है? और जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली उस सर्वर को पता चल जाता है कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉरी, जो प्रोडक्ट है ना, वो ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो वो अपने डेटाबेस में से उसकी जो रो होती होगी, उस प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर रो होती है, वो खत्म हो जाती है। वहाँ पे आ जाता है स्टॉक भाई अवेलेबल नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि शायद आपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए देखा होगा, लेकिन वहाँ पे लिखा आता है स्टॉक अवेलेबल नहीं है या वो स्टॉक में नहीं है। तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लगता है। इसका बेसिक पर्पज़ क्या है? भई डेटा आपके पास कहाँ रखा है? सर्वर के ऊपर। अब सर्वर पे इतने लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि वो पूरा डेटा ही आपने परचेज़ कर लिया। पता चला 100 प्रोडक्ट्स हैं उसके पास, 100 के 100 प्रोडक्ट बिक सेल हो गए। अब क्या होगा? तो सर्वर को ऊपर कोई बैठ के थोड़ी ना वहाँ पे कोई चेंज करेगा कि हाँ भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो अब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जाके चेंज करेंगे। वो इंटरनली ऐसी प्रोग्रामिंग डेवलप की जाती है, जो से ही सर्वर आपका काम करना स्टार्ट करता है, या जो भी सर्वर के पास पीछे बैकएंड की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं। तो ये करता कौन है? ये पूरा पार्ट जो होता है वो कैसे मैनेज होता है? इसमें आपके पास फ्रंट एंड और बैक एंड का प्रोसेस चलता है, प्लस साथ में एक डेटाबेस का प्रोसेस भी चलता रहता है। ठीक है? तो बैकएंड के प्रोसेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बैकएंड के प्रोसेस के लिए जनरली जो यूज़ किया जाता है, उसमें पीएचपी जैसी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है, जावा जैसी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है? पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस तरीके की जनरल बेसिक्स प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है, या फिर डॉट नेट प्रोग्रामिंग का भी बहुत यूज़ किया जाता है, आप इसको भी यूज़ करवा सकते हो। ठीक है? तो सीआरएम क्या है? एक कंटेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली डेवलप करना चाहते हो जल्दी से, मतलब कम कोड में ज़्यादा जल्दी डेवलप करना चाहते हो, तो सीआरएम बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जिसमें से एक वर्डप्रेस भी एक सीआरएम ही होता है, कंटेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो भी, कि आपने डेटा लिया, उसको डाला और आपकी वेबसाइट विदिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एटलीस्ट इतनी तो डेवलप हो जाएगी, जिसके जिसके थ्रू आप क्लाइंट को समझा सको कि आपने जो बोला था, हमने इतना पार्ट यहाँ पे डेवलप कर चुके हैं। तो वो ठीक रहेगा, ठीक है यार, आपने इतना कर दिया, मेरे लिए अभी इतना बहुत है। अब आपके अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो एडीएलसी का मतलब हो गया यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एडीएलसी के अंदर आपके पास आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आपके पास आएगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज को डिज़ाइन करना, पेज को डिज़ाइन करने के बाद से उसके प्रोसेस को डेवलप करवाना। डेवलपमेंट टीम में आपके पास 2 लोग मिलेंगे, हो सकता हो किसी कंपनी में फ्रंट एंड और बैक एंड अलग-अलग हो, बट ऐसा रेयर केस में होता है कि फ्रंट एंड अलग करेगा और बैक एंड अलग करेगा। एक ही पर्सन होता है जिसको एचटीएमएल का कोड भी करना आना चाहिए, और एक ही पर्सन होता है जिसको किसी अदर टूल्स पे भी काम करना आना चाहिए, यानी कि पीएचपी है, पाइथन है, जावा है, किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके कनेक्ट करके काम करना पड़ जाता है। क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूँगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और फिर इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं कि बैकएंड का कोड कैसे हो रहा है, फ्रंट एंड का कोड कैसे हो रहा है, कैसे आपको पता चलेगा? अगर उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग होगी तो एटलीस्ट आप वहाँ पे कुछ रिप्लाई ज़रूर करो। ठीक है? बिल्कुल ब्लैंक नहीं होने चाहिए आप वहाँ पर।
तो ये पूरा प्रोसेस होता है एसडीएलसी की प्रोसेस के अंदर। अभी थोड़ा-सा पार्ट इसमें और बचा हुआ है। पहले यहाँ तक देखो, इतना पार्ट समझ में आया सबको? एवरीवन? वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस सुना है कभी? नहीं सुना है, तो फिर कैसे बताऊँ? आप ये मानो कि जैसे एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अब मुझको कोई डेटा लेना है आपसे, आपने डेटा दे दिया। तो वो जो डेटा होता है ना, वो डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाता है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और आपकी जो वेबसाइट होती है वो ऑटोमेटिक खुद से बनती है। मतलब कि आप डेटा डालते जाओ, उसके कंपोनेंट ऐड करते जाओ, उसमें कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, हाँ, बस आपको डेटा मैनेज करना होता है। हाँ जी, तो वेबसाइट उसमें धीरे-धीरे ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाती है। कोड करके बटन बनाना ज़्यादा टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू बना-बनाया बटन मिलना, ठीक है ना? तो इसलिए उसके प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐसे बनाए हुए हैं कि अगर आपको कुछ भी अपने पास बनाना है, कुछ डेवलप करना है, कुछ एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस ऐसा करना है, तो जल्दी से जल्दी आप कैसे कर सकते हो? ऐसे बहुत सारे मार्केट में सीआरएम अवेलेबल हैं, ठीक है? और बताइए, और कोई डाउट किसी को? एनीवन? क्लियर है? च अगर आपसे कभी कोई पूछता है इंटरव्यू में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताओ, तो कभी ये मत बोलना, वो पूछेगा एसडीएलसी, व्हाट इज़ एसडीएलसी? ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, व्हाट इज़ एसडीएलसी? और आप बता दो तो एसडीएलसी इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो कहेगा मैंने ये नहीं पूछा कि वो होता है, मैंने ये पूछा कि भाई उसका काम क्या है? ठीक है? एसडीएलसी क्या है? वो तो कहेगा मुझको ही पता है, एसडीएलसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है। लेकिन उसका बेसिक रोल क्या है? उसका बेसिक रोल है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना और किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कराना। तो आप उसमें प्रोसेस कीवर्ड का यूज़ ज़रूर करना। कि एसडीएलसी इज़ अ प्रोसेस टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड टू टेस्ट द एप्लीकेशन, ठीक है? तो आप डायरेक्टली जब किसी चीज़ को समझा रहे हो, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को वहाँ पे समझो, ठीक है? हुँ, अब चलिए इसको थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। हुँ, सो एसडीएलसी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। एसडीएलसी हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है? अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। चाहे तो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग को एक साथ कर लो और एनालिसिस को आप अलग कर दो। तो क्या हमारे पास इन कीवर्ड से क्या आपको क्लियर हो रहा है? भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, उसको कहीं नोट डाउन कर लेना, प्लीज़ म्यूट हो जाओ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना और उसको नोट आउट कर लेना, ठीक है? तो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ लिया। अब उसके ऊपर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है उसके बारे में रिसर्च करना। ठीक है ना? उसके बारे में प्लानिंग करना, उसके बारे में समझना कि हमारा क्लाइंट क्या-क्या चीज़ें और इसमें बनवा सकता है आने वाले समय में, ठीक है? तो जब किसी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती हैं, तो वो अपनी पूरी डिटेल्स आपको बताता है कि अभी हमारा जो बजट है वो इतना है और आने वाले समय में हो सकता हो हम इस वेबसाइट की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवा लें, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करवा लें, आईओएस एप्लीकेशन डेवलप करवा लें। तो आप उससे जो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसके हिसाब से ही सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया जाता है, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एक जगह कलेक्ट करना और एनालिसिस का मतलब होता है रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसकी प्लानिंग करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। ये होता है उसका पर्टिकुलर मतलब। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब हो गया आपने कोई एक डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे डिज़ाइन करके रखी है। तो जब कंपनी के अंदर को चाहे वो डेवलपर काम करेगा, चाहे वो डिज़ाइनर काम करेगा, चाहे वो टीएल काम करेगा, कोई भी काम करेगा,
तो सब लोग किसको फ़ॉलो करेंगे? वो उस डॉक्यूमेंट्री को फ़ॉलो करेंगे जो कंपनी ने या बीए ने या टीएल ने मिलके उसको डिज़ाइन करी है। क्यों किया है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कल को क्लाइंट अगर आपने कोई भी प्रोसेस डेवलप किया और क्लाइंट कहता है भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, ऐसे करना नहीं था। तो कम से कम आप उसको ये तो बता सकते हो सर आपके यहाँ पे देखो सिग्नेचर है, आप ही ने तो ऐसा कहा था करने के लिए। तो ये सिग्नेचर वाली बात मैं क्यों बता रहा हूँ? इसका पर्पज़ सिर्फ़ इतना है कि कभी-कभी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन हो जाता है एसओडब्ल्यू क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ वर्क इसको बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ वर्क, ठीक है? तो ये सिग्नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? ये सिग्नेचर भाई सबका यूनिक होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होगा। सिग्नेचर ओ फॉर ऑफ डब्ल्यू फॉर वर्क, ठीक है? सिग्नेचर ऑफ वर्क का पर्पज़ क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बीए है, वो बीए किसी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता है। सारी मीटिंग्स को खत्म होने के बाद उनका एक फाइनल डिस्कशन होता है कि हाँ, हम आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराएँगे। यानी कि ए नाम की कंपनी, बी नाम की कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर रही है। दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, प्रोजेक्ट का बजट भी सेट हो जाता है। अब दोनों कंपनी कहती है ठीक है हम आपके लिए बनाएँगे, वो कहेगा ठीक है आप मेरे लिए बनाओ। ठीक है? यानी कि एक-दूसरे के बीच में कोलैबोरेशन अब हो चुका है। अब अगर ये डॉक फाइल यहाँ पे जनरेट नहीं की जाएगी या ये डॉक फाइल नहीं बनाई जाएगी और इन केस सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर कभी भी कोई भी प्रोसेस ऐसी होती है जो हमने बनाया और क्लाइंट कह रहा है भाई पता चला क्लाइंट से 2 महीने तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। अब क्लाइंट कह रहा है मैंने तो ऐसा बताया ही नहीं था कि आप ऐसा बनाओ। तो कम से कम उसको ये तो दिखा सकते हैं सर आप ही ने बताया था ये आपकी सिग्नेचर हैं, आपने फाइनली सिग्नेचर करके दिए लॉज़ को हम लोग गए थे, आपको पूरी डिटेल्स उसको फिर बतानी पड़ेगी कि भाई आप ही ने तो यहाँ पे सिग्नेचर किए थे तभी तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। तो इस पूरी डिटेल्स के अंदर जो फाइनल कीवर्ड आपके पास होता है, ये आपके पास होता है सिग्नेचर ऑफ वर्क। अगर यह आपका नहीं होगा, तो फिर सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं हो सकता। दोनों के, क्लाइंट के नहीं कंपनी टू कंपनी चलता है ये। जो कंपनी बनवा रही है उसके और जो कंपनी बना रही है उसके, ठीक है? अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कराओगे तो आप ही तो बताओगे भाई ये प्रोसेस कैसे बनना है, ठीक है? तो आप हो गए क्लाइंट वहाँ पर और जो कंपनी आपके लिए काम कर रही होगी वो ही तो आपको कहेगी ठीक है सर, कोई बात नहीं आप सिग्नेचर-विग्नेचर करके दीजिए, टोकन पास करिए कि 5 लाख का प्रोजेक्ट है, 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दीजिए, तब प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। गॉट इट? ठीक है? तो दोनों के ही साइन होते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि भाई आपने साइन किए थे, अब आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया था, उसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही काम चल रहा है, मेरी टीम वैसे ही काम कर रही है, तो आप इसमें कुछ भी अगर गलत लग रहा है, कुछ प्रोसेस अगर आप मिसिंग है, तो आप बता दो हम उसको दोबारा से चेंज कर देंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर बिज़नेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, बिज़नेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। जी, बीए और टीएल मिलके पढ़ते हैं सब, ठीक है? और ऐसा नहीं है हाँ, डॉक्यूमेंट वे बनाते हैं, तो ये लोग इसको बोलते हैं क्लाइंट से अप्रूवल लेते हैं, देन फिर ये पूरा प्रोसेस बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किया तभी जाएगा जब फाइनल पेमेंट हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ब नहीं, बीए और टीएल मिल के बनाते हैं। कभी भी बीए अकेले नहीं बना सकता क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बीए को नहीं पता होती हैं। नहीं, नहीं, साइन सिर्फ़ होते हैं कंपनी टू कंपनी के। पैसा कंपनी के अकाउंट में आ रहा है ना। भाई, अगर आप किसी भी कंपनी को अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ कंपाउंडर होता है। तो आप पैसा किसको दे रहे हो? कंपाउंडर को दे रहे हो कि डॉक्टर को दे रहे हो? नहीं, डॉक्टर को देते हो आप। कल को कंपाउंडर चला जाएगा तो आप गला किसका पकड़ोगे? कंपाउंडर का कि डॉक्टर का? अरे! आप प्रोसेस को समझो। एक्चुअली में किसके पास जा रहा है? आपने यहाँ पे फीस किसको दी? मुझको दी या क कंप क्रोमा कैंपस को दी? नहीं, कभी भी साइन बीए के नहीं होते, ठीक है? जब फाइनल डिस्कशन होता है, फाइनल चीज़ें होती हैं, तो कंपनी टू कंपनी बात होती है। कल को अगर बीए चला जाए कंपनी छोड़कर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल को चला जाऊँ, तो क्या क्लासेस बंद हो जाएँगी? नहीं होंगी ना। आप तो क्लेम करोगे भाई पैसे तो हमने क्रोमा कैंपस को दिए, कपिल मनचंदानी को थोड़ी ना दिए, ठीक है? तो
आपको प्रोसेस पे फोकस करना है कि जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल अगर वहाँ पे काम कर रही है, तो क्लाइंट की बेसिक की रिक्वायरमेंट को समझ लो, उसको देख लो और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस की तरफ मूव करो। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, आगे चलें अब। तो सबसे पहला पार्ट आपके पास होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का प्रोसेस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो चुकी है, एनालिसिस में प्लानिंग हो चुकी है, आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है? अब जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, जब उसको डेवलप करवाना होता है, तब फिर उसमें डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आपके पास आता है। मतलब कि अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन होना कंपल्सरी है, उसको स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है? म्यूट हो जाओ भाई। तो डिज़ाइन का मतलब क्या होगा कि जो एसआरएस में फाइल में लिखा गया है, ठीक है? उस एसआरएस की फाइल के हिसाब से ही वो डिज़ाइनर आपके प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करता है। डिज़ाइनर कौन होता है? डिज़ाइनर वो होगा जिसके पास नॉलेज होगी कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोरल ड्रॉ होता है, फ़ोटोशॉप्स होता है, इलस्ट्रेटर होता है, ठीक है? एडोब के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे। आज के टाइप में कैनवा भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन गया है, तो लोग कैनवा के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये डिज़ाइनर का काम होता है कि भाई जैसा सॉफ्टवेयर बनना है, क्योंकि एसआरएस फाइल के अंदर कैसा लिखा होगा? एसआरएस फाइल में तो सिर्फ़ ये लिखा होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर बनना है तो ये लाइनें इस चीज़ों को ऐसे मेंटेन कर लेना। लेकिन उसमें डिज़ाइन थोड़ी ना होगी। तो डिज़ाइन कौन डेवलप करेगा? डिज़ाइन डेवलप करने के बाद काम जो होगा वो एक डिज़ाइनर का होगा। जब वो डिज़ाइनर अपने एसआरएस फाइल के हिसाब से डिज़ाइन बना लेगा, तब वो डिज़ाइन एक डॉक्यूमेंट्री में भी आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं, या हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्री को ही रीचेंज कर दें, एसआरएस फाइल को रीचेंज कर दें, उसमें इमेज-विमेज लगा के, उसकी एक प्रोफ़ेशनल पूरी इमेज बना के दे दें कि भाई ये है अब आपकी पूरी डॉक फाइल, आप इसको रीड करो और इसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप होना है, ठीक है? तो डिज़ाइन करने के बाद जो भी इमेजेस वगैरह होती हैं, वो किसको प्रोवाइड की जाती हैं? वो इमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। देखो मैम, ये कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कोरल ड्रॉ पे काम हो जाए, हो सकता है इलस्ट्रेटर पे काम हो जाए, ठीक है? ये डिपेंड करता है भाई कैसा सॉफ्टवेयर है और कितनी डेप्थ में उसको काम करवाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोरल ड्रॉ पे ज़्यादा काम होता है, कोरल ड्रॉ और फ़ोटोशॉप्स पे, ठीक है? कोई फिक्स नहीं है कि वो कौन-सा करेगा, हो सकता है कोरल ड्रॉ कर ले, हो सकता है फ़ोटोशॉप कर ले, हो सकता है वो कुछ ही किसी और सॉफ्टवेयर को वहाँ पे यूज़ कर ले, श्योरिटी नहीं है। पावर पॉइंट तो स्लाइड्स के लिए होता है, लेकिन डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास कोरल ड्रॉ या फ़ोटोशॉप, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो डिज़ाइन हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब डिज़ाइन होने के बाद क्या करना है? डिज़ाइन होने के बाद वो जाता है डेवलपमेंट टीम को। तो डेवलपमेंट टीम क्या करेगी? उस सॉफ्टवेयर के पेजेज़ को डिज़ाइन करना शुरू करेगी, यानी कि एचटीएमएल का कोड अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? डिज़ाइन के बाद डेवलपमेंट टीम के पास आएगा। डेवलपमेंट टीम क्या करेगी? पहले उसका एचटीएमएल का पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सिनेरियो उल्टा होता है। सिनेरियो ये होता है कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट को या क्लाइंट के साथ जब कन्वर्सेशन होता है, उसकी बात बता रहा हूँ। रिक्वायरमेंट मिलने के बाद डिज़ाइन वाले के पास जाता है, डिज़ाइन करवाने के बाद टीएल के पास जाता है और टीएल के पास जाने के बाद टीएल से बीए के पास जाता है, या टीएल और बीए दोनों ही मिलके किसको फॉरवर्ड कर देते हैं? क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। जब क्लाइंट अप्रूवल दे देता है कि हाँ, आपका ये जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए। तब जाके वो फिर टीएल किसको फॉरवर्ड करता है? वो टीएल फॉरवर्ड करता है अपनी डेवलपमेंट टीम को कि अब क्लाइंट से अप्रूवल मिल चुका है, अब हम लोग इसमें डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर क्लाइंट को बाद में हमने दिखाया, पता चला मेरा सॉफ्टवेयर बन चुका है, यानी कि मेरा एक पेज डेवलप होना था, वो प्रॉपर्ली डेवलप हो चुका है। अब क्लाइंट कह रहा है, नहीं यार मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे 1-2 कंपोनेंट और ऐड कराने हैं। तो यानी कि दोबारा से इतनी मेहनत फिर करनी पड़ती है। ठीक है? तो रिक्वायरमेंट लेने के बाद डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद टीएल और बीए में से कोई ना कोई एक वैसा मेंबर होगा, जो क्लाइंट के साथ उसको वेरीफ़ाई कराएगा कि जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए था, उसका डिज़ाइन ऐसा है। आपको समझ में आ रहा है तो बताओ भाई, अगर कुछ चेंज कराना है तो अभी बता दो, बाद में चेंज नहीं करेंगे। तो क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट कर लेगा, कंपनी के जो भी मेंबर हैं उनके साथ। जब वो अप्रूवल दे देगा, हाँ भाई ऐसा ही चाहिए था, बिल्कुल सही है। तब जाके वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है, फिर आपके पास एचटीएमएल का प्रोसेस स्टार्ट हो पाता है। फिर एचटीएमएल होता है,
उस पे पीएचपी की कोडिंग होती है या फिर जावा की कोडिंग होती है, वो अकॉर्डिंग टू द कोडिंग प्रोसीजर आपका पेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? गाइस यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? मोनिका, वैभव, अंकुर, गौतम, निमी? बिल्कुल। अब इसकी एक कहानी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल शादियों का सीज़न चल रहा है, आपके फैमिली मेंबर में किसी की शादी है, ठीक है? अब लोगों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे? आपने बोला ठीक है, मेरे घर के बगल में एक शॉप है, उसके यहाँ जाते हैं हम लोग, डिज़ाइन देख के आते हैं, कैसी डिज़ाइन है, बजट पूछ के आते हैं और तब हम देखेंगे क्या करना है। तो आप वहाँ पे गए, उसने आपसे कंटेंट ले लिया, कार्ड उसने 100 तो छाप दिए, अब उसमें 100 गलतियाँ निकाल रहे हो आप, तो बताओ भाई नुकसान किसका हुआ, आपका कि उसका? क्योंकि वो 100 कार्ड के पैसे तो आपसे लेके रहेगा। फिर यानी कि जब भी आपके पास कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री होती है, तो आपको पहले क्लाइंट से वेरीफ़ाई करना होता है। तो जिस शॉप पर आप गए हो ना, वहाँ पे आप क्लाइंट हो उसके, और वहाँ पे जाके आपको खुद बताना है कि जब तक मैं आपको ना बोलूँ, तब तक आप इसको प्रिंट मत कर देना, क्योंकि गलतियाँ प्रिंटिंग में भी हो जाती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल जब हमारे पास वो प्रोडक्ट बन के आता है ना, तब भी अच्छा नहीं लगता, उसमें और हम लोगों को कुछ बेटर चाहिए होता है। तो आप उसको बोल सकते हो, अच्छा एक काम करो, इसका एक डेमो बना के दो, अगर डेमो हमें अच्छा लगेगा तो फिर हम आगे की बात करेंगे। तो यानी कि क्लाइंट को डेमो प्रोवाइड किए जाते हैं। जब वो डेमो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट होता है। क्लियर? समझ आ गई कहानी? नहीं। हाँ, बिल्कुल। जैसे-जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा, सारे पेजेज़ डेवलप करके उसको दिखाने पड़ते। हाँ जी, हाँ जी। तो डिज़ाइनर के पास बहुत काम होता है, डेवलपर के पास भी बहुत काम होता है, और उसी के हिसाब से आपके पास भी काम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। पेज बाय पेज ही टेस्टिंग होगी भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा सॉफ्टवेयर एक दिन में आप टेस्ट कर लो। हुँ। तो वो लाइफ़ साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझी जाएगी, उसको डिज़ाइन करवाया जाएगा, फिर चेंजेज़ होंगे, ये प्रोसेस ऐसे ही आपका कंटिन्यू होता रहेगा। समझ गए? क्लियर हो गया प्रोसेस? ठीक है? चलो, आगे चलते हैं। अब अगर आपका प्रोसेस क्लियर है, तो यानी कि आप डेवलपमेंट तक बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब डेवलपमेंट के पास का पार्ट क्या होता है? टेस्टिंग करना, ठीक है? तो टेस्टिंग वाली टीम अब यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, अब इसमें टेस्टिंग करनी है। तो डेवलपमेंट की टीम डायरेक्ट टेस्टिंग को नहीं देगी, डेवलपमेंट टीम किसको देगी? डेवलपमेंट टीम उस पेज को टीएल को दे देगी, ठीक है? और टीएल किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? टीएल डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने टेस्टर्स को। अब टेस्टर की जो टीम होगी ना, वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, वो कहेगी ठीक है भाई, इसके टेस्ट प्लान को हम पहले बना लेते हैं, फिर इसके टेस्ट सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस को डेवलप कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इसके बग रिपोर्ट्स को डेवलप कर लेते हैं, फिर इसकी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को डेवलप कर लेते हैं। तो ये सारा पार्ट जो होगा ना, ये टेस्टिंग टीम का होता है। तो आपको क्या काम करना है? आपको सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करना है, लेकिन बने हुए सॉफ्टवेयर की आपको टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग आप कब करोगे? जब आपको उसकी सॉफ्टवेयर के टेस्ट केसेस लिखने का तरीका पता होगा, टेस्ट केसेस के साथ मैट्रिक्स बनाने का तरीका पता होगा, टेस्ट सिनेरियो बनाने का तरीका पता होगा, तभी आप उसको टेस्ट कर पाओगे। गॉट इट? क्लियर? द होल कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर एवरीवन? ठीक है। हुँ, होता है, सब बताएँगे। वक़्त आने पे सब पता चलेगा। ठीक है? तो जनरल केस में अब बात आती है टेस्टर्स की, भाई टेस्टर क्या करते हैं वहाँ पर? ये कौन है यार? प्लीज़ म्यूट हो जाओ।
क्वेश्चन आंसर होते ही म्यूट हो जाया करो आप, ठीक है? अब टेस्टिंग टीम के अंदर का प्रोसेस समझते हैं। भाई टेस्टर क्या करता है? टेस्टर क्या कहता है यहाँ पे? अब इसको देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये पेज दिया टेस्टिंग करने के लिए कि वी हैव दिस पेज एंड इन दिस पेज वी हैव टू बॉक्सेस हियर, this is called the input box and the last one this is a button. Okay, now just like I'm your TL and I'm telling you कि we want to test this application, this is a login page and you have to test this application. So what's your thought process? आप क्या समझोगे उसमें? आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहले ये जो पार्ट है ना मेरा, ये वाला जो बेसिक पार्ट है, ये हमको मिलेगा कहाँ से? इसकी डिज़ाइन कहाँ से मिलेगी? इसके बारे में डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा? तो कंपनी के अंदर से आपको एसआरएस फाइल प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा, ठीक है? कंपनी की तरफ से टीएल आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? एसआरएस फाइल दे देगा, कहेगा आप इसको रीड कर लो और इसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने टेस्ट प्लान्स को बनाना स्टार्ट करो। टेस्ट प्लान क्या होगा इसके अंदर? टेस्ट प्लान ये होगा कि ये जो पूरा का पूरा पेज आपको टेस्ट करना है, ये कैसे टेस्ट किया जाएगा? इसके टेस्ट करने के सिनेरियोज़ क्या होंगे? तो टेस्ट को पहले आपको टेस्ट को प्लानिंग को समझना पड़ेगा। आप अपने पास खुद से टेस्ट की प्लानिंग करोगे कि अच्छा इस पेज में कितने हमारे पास वैलिड डेटा हो सकते हैं, कितने हमारे पास इनवैलिड डेटा हो सकते हैं। यानी कि कितना आप सही डेटा पुट कर सकते हो, कितना गलत डेटा पुट कर सकते हो। तो वैलिड डेटा को हम लोग पॉजिटिव डेटा कहते हैं और इनवैलिड डेटा को हम लोग नेगेटिव डेटा कहते हैं, ठीक है? तो जब आप इंटरव्यू में जॉब करने के लिए जाते हो तो मैक्सिमम आपसे क्वेरी होती है कि ये नेगेटिव टेस्टिंग करनी है। इस सॉफ्टवेयर की नेगेटिव टेस्टिंग करके दिखाओ या इस पर्टिकुलर पेज की नेगेटिव टेस्टिंग करके दिखाओ। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनरल केस में नेगेटिव टेस्टिंग का मतलब होता है रॉन्ग डेटा इनपुट करके देखो। अगर वो रॉन्ग डेटा इनपुट करते ही आपके पास कुछ एरर आ रही है, तो यानी कि सॉफ्टवेयर में कुछ कमी है। अगर रॉन्ग डेटा पुट करने के बाद आपके पास एरर्स नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है भाई? रॉन्ग डेटा पुट किया है तो एरर आनी चाहिए थी। तो दोनों केसेस को आपको समझना है कि कब एरर आ सकती है और कब एरर नहीं आ सकती है। किस एरर में मुझे उसकी बग रिपोर्ट्स जनरेट करनी है और किस समय हमें उसकी बग रिपोर्ट जनरेट नहीं करनी है। गॉट इट? तो ये हमको यहाँ पे समझना होता है टेस्ट प्लानिंग के अंदर कि हमको कितने वैलिड डेटा बनाने हैं, कितने इनवैलिड डेटा बनाने हैं और जो भी वैलिड और इनवैलिड डेटा हम यहाँ पे डेवलप करेंगे या हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, तो कितने पॉजिटिव सिनेरियो पे एरर्स आने की संभावना है या पॉजिटिव में ना एरर आके नेगेटिव एरर्स आने की संभावना है, उसको आपको पकड़ना है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है और उसी के ऊपर आपको फिर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को राइट करना है। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के लिए ये आपके पास पेज है और इस वाले पेज में आपने कोई वैल्यू पुट करी, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया पूजा, ठीक है? तो पूजा का ये जो नाम है वो बिल्कुल अभी करेक्ट है। अगर मैं इसका नाम चेंज करके पूजा 1 2 3 4 कर दूँ, तो एरर आनी चाहिए कि भाई ये तो नाम है ही नहीं, एक्चुअल पर्सन तो ये है ही नहीं हमारे पास। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे 1 2 3 4 लिखने पे एरर्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो जो बॉक्स होता है, ये जो आपके पास बॉक्स होता है इनपुट बॉक्स, इसके अंदर सारा डेटा इनपुट करने की परमिशन होती है। चाहे आप इसमें न्यूमेरिक डेटा पुट करो, चाहे उसमें कैरेक्टर वाला डेटा पुट करो, चाहे उसमें आप सिंबल वाला डेटा पुट करो, कैसा भी डेटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, इट्स फ्री। आप बिल्कुल फ्रीली इसके अंदर काम करो, ठीक है? और यहाँ पर जो आपके पास दिया गया पासवर्ड, अब उसमें पासवर्ड में भी आप कुछ ना कुछ डेटा पुट करोगे, जस्ट लाइक मैंने डाल दिया पूजा, पूजा अंदर एक एट द रेट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे काउंटिंग चेक करनी पड़ती है 1 2 3 4 5 6। अब ये बॉक्स कह रहा है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगी कि एटलीस्ट एक 8 कैरेक्टर तो होने कंपल्सरी। अगर इससे कम हो गया तो हमारे पास एरर है और इससे ज़्यादा हो गया तो चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास सब कुछ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सॉफ्टवेयर सही से रन कर रहा है। इस पूरे प्रोसीजर को जो आप खुद से यहाँ पे टेस्ट करोगे, एक-एक वैल्यू इनपुट करोगे, दैट इज़ कॉल्ड द मैनुअल टेस्टिंग। ये जो आप पार्ट आप करोगे दिस इज़ द मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग मीन्स ह्यूमन आर टेस्टिंग द एप्लीकेशन बाय, वो ह्यूमन खुद से सारी वैल्यू को पुट करेगा, यूआरएल को ओपन करेगा, टेस्ट करके देखेगा, बटन पे क्लिक करेगा, चेक करेगा सब कुछ सही है, गलत तो नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वैलिड डेटा डालने पे कुछ अलग डेटा आ रहा है, इनवैलिड डेटा डालने पे कुछ अलग डेटा आ रहा है। एक बटन पे क्लिक किया तो डेटा नहीं आ रहा है, दूसरे बटन पे क्लिक किया तो डेटा आ रहा है। ये हर एक चीज़ को आपको टेस्ट करना है। यू गॉट माय पॉइंट? तो फंक्शनल टेस्टिंग जो आपके पास होती है, जो हम लोग बात करते हैं,
फंक्शनल टेस्टिंग की। क्या होता है फंक्शनल टेस्टिंग? व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग? ये दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू आस्क अबाउट द रिलेटेड टू द फंक्शनल टेस्टिंग. What is a functional testing? Functional testing is nothing. We are trying to testing a application, and if we are finding the any bug related to the logical errors. तो ये कैसी एरर है? यहाँ पे आपने 1 2 3 4 किया, सॉफ्टवेयर कह रहा है नहीं भाई आपको तो 8 वैल्यू चाहिए. दिस इज अ लॉजिकल एरर. ठीक है ना? आपको यहाँ पे क्या पकड़ना है? उसकी लॉजिकल एरर्स को पकड़ने की कोशिश करनी है. लॉजिकल एरर्स. तो ये आपके पास क्या है? ये लॉजिकल एरर्स में आपके पास आ जाता है. Got it? Yes or no, everyone? आप यहाँ पे फेसबुक चलाते हो आप? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कुछ भी चलाते हो? ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को पुट करोगे, जैसे मान लो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, आपने डाला 1 2 3 4 5 6. अब व्हाट्सएप में आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास एक एरर मैसेज होगा, दिस नंबर इज़ नॉट अ वैलिड नंबर. तो वो क्या है? वो लॉजिकल एरर है. ठीक है? अगर आपने यहाँ पे नंबर 11 लिख दिए, जैसे लाइक आपने बिल्कुल राइट नंबर लिखा जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और लास्ट में आपने 0 और ऐड कर दिया। तो अब 0 ऐड कर दिया इसका मतलब क्या हो गया? टोटल काउंटिंग लेंथ करेगा तो वो चेक करेगा भाई ये तो 11 हो गया, 11 नंबर तो वैलिड ही नहीं होता है। फिर से आपने लॉजिकल एरर को चेक किया इसके अंदर। तो आप इसमें वैलिड और इनवैलिड के क्रेडेंशियल्स को बना के टेस्ट करते हो। तो जो भी आप वैलिड और इनवैलिड के क्रेडेंशियल को टेस्ट करोगे, दैट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल एरर और उसी को ही बोला जाता है फंक्शनल एरर और इसी को ही बोला जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है? This is called the black box testing. Got it? Yes or no? Everyone? क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास फेसबुक का एक पेज है, ठीक है? अब फेसबुक के पेज में ये फ़ोन नंबर माँग रहा है आपसे, तो मैंने मान लो अपना फ़ोन नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? अब पासवर्ड भी मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? अब मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको एक एरर मैसेज दे रहा है, पासवर्ड जो है ना वो इनकरेक्ट है आपका। ठीक है भाई पासवर्ड इनकरेक्ट है, यही तो हम चाह रहे थे क्योंकि हमने तो डेटा ही गलत डाला है, हमने तो डेटा सही पुट किया ही नहीं है। अगर हमने डेटा ही गलत पुट किया होगा तो डेफिनेटली एरर्स आने के चांसेस हमको पता होंगे क्योंकि हमने काम ही गलत किया हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप गलत डेटा पुट कर रहे हो और बटन पे क्लिक कर रहे हो और फिर आपके पास यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज होता है, दिस इज द लॉजिकल एरर। तो आप क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो? आप लॉजिकल एरर को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ जी। हाँ, नहीं टेस्ट प्लानिंग में हम रिसर्च करते हैं और वैलिड इनवैलिड डेटा जो हम पुट करते हैं उसे टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, डेटा चेक करते हैं लेकिन डेटा यहाँ पे पुट करोगे ना, उसके लिए रिसर्च तो पहले करोगे ना कि इस पेज में क्या हमें सही वैल्यू पुट करनी है और क्या गलत वैल्यू पुट करनी है। हाँ, पहले उसमें रिसर्च किया और इसमें हमने अप्लाई किया। गॉट इट? तो जो अप्लाई कर रहे होते हो आप उसको बोलते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन। हाँ, इसे ही मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स ही कर रहे हो आप। मैनुअल टेस्टिंग को ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है? इसीलिए हर कीवर्ड पे देखो ध्यान दो, जो आपने काम किया दैट इज़ कॉल्ड द एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है? ये एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस से क्या पता चला कि आप फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो। फंक्शनल टेस्टिंग से एरर कौन-सी निकाली? लॉजिकल एरर आपने निकाली और जो लॉजिकल एरर आप निकाल रहे हो वो मैनुअल निकाल रहे हो, यानी कि आप क्या बन गए हो? ब्लैक बॉक्स टेस्टर। ठीक है? क्लियर हुआ? कुछ-कुछ समझ में आया? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल के अंदर एसडीएलसी के प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स कि भाई क्या वो चाहता है हमसे, ठीक है? सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोसेस, देन डिजाइनिंग इज़ योर सेकंड प्रोसेस, द डेवलपमेंट इज़ योर थर्ड प्रोसेस, द टेस्टिंग इज़ योर फोर्थ प्रोसेस, ओके?
द डिप्लॉयमेंट इज योर 5th प्रोसेस एंड योर मेंटेनेंस इज योर 6th प्रोसेस। ठीक है? डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट आपका बन चुका है, अब क्लाइंट को दिखाना है, तो क्लाइंट को कैसे दिखाएँगे? तो पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डाल दोगे, जिसके लिए हम लोग डोमेन नेम परचेज़ करते हैं, डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं। जब वो वाला पूरा प्रोसेस होता है, तो आपको एक लोकेशन चाहिए होती है, जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर रन करेगा और रन किए गए सॉफ्टवेयर को ही आपको मेंटेन करना होगा कि भाई किसी भी तरीके की गलती अगर मिलती है। हाँ जी, ये सॉरी डिप्लॉयमेंट डीईपी। हुँ, ठीक है? ये डिप्लॉयमेंट का पार्ट होता है। देन फिर आपके पास मेंटेनेंस हो जाएगा और मेंटेनेंस होने के बाद ही आप उस सॉफ्टवेयर को कंटीन्यूअसली मेंटेनेंस पार्ट में रखते जाते हो। अगर क्लाइंट कहता है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट कहता है मुझे और भी इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, तो अब अगर इसमें कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कराना हुआ, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा पैसे पड़ेंगे, ठीक है ना? तो वो आप उसके चार्जेस बढ़ा देते हो, काम करते रहते हो। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए भाई आप अपना घर बनवा रहे हो, आपने अपने ठेकेदार को बोल दिया इतना घर बन जाएगा, इतना पैसा हम देंगे। आप कह रहे हो नहीं अब हमको एक काम करना है, इसके साथ एक दूसरे प्रोसेस भी स्टार्ट करना है। तो वो कहेगा वो तो हम फ्री में थोड़ी ना करेंगे भाई, उसके लिए भी तो पैसा लगेगा। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी हो रहा है कि क्लाइंट ने जितना बोला था उतना आपने बजट उसको बना के दे दिया था। अगर उससे बाहर कुछ वो होता है कि भाई नहीं मुझे तो इससे एक्स्ट्रा कुछ प्रोसेस कराने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके चार्जेस उसमें बढ़ जाते हैं, खत्म। टेस्टिंग चलती रहती है। ऐड ऑन होगा तब भी टेस्टिंग होगी, ऐड ऑन नहीं होगा तब भी टेस्टिंग होगी। तो टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सालों तक चलता है। ठीक है? जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वो पैसा कैसे कमा रही हैं? वो दूसरे प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनके, अब उनके मेंटेनेंस से पैसा आता है। हर साल उनको पता है कि मुझे 50 प्रोजेक्ट हैं, 50 प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस कर रहे हैं, सर्वर मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनके कोड को मेंटेन कर रहे हैं, कोई हैक तो नहीं कर रहा उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब जब इतना सारा मेंटेनेंस पार्ट उसके अंदर चल रहा है, तो डेफिनिटली आपको कहीं न कहीं उसको समझाना पड़ेगा कि भाई इतना काम कर रहे हैं ना, तो पैसा लेंगे तभी तो करेंगे, फ्री में थोड़ी ना करेंगे। तो कंपनियाँ कैसे पैसा रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? पुराने प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनसे वो रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं अपना। वो साइक्लिंग उनकी चलती रहती है, पैसा उनके पास आता रहता है और उनके पास क्लाइंट भी बना रहता है। समझ गए? तो ये होता है आपके पास। तो फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस क्लियर। सेकंड प्रोसेस आपके पास क्लियर हो गया, डिजाइनिंग वाला प्रोसेस भी क्लियर, डेवलपमेंट वाला भी क्लियर। डेवलपमेंट को हो सकता है इंटरनेट पे कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ भी मिल जाए, ठीक है? टेस्टिंग को टेस्टिंग ही बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट को सर्वर पे अगर कोई डेटा पुट करना है उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं और मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास मेंटेनेंस हो रहा होता है तो आप उसको मेंटेन करते रहते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स। जैसे-जैसे आपका प्रोजेक्ट बनता जाएगा उसको आप मेंटेन करते जाओगे। क्लियर हो गया? सिंपल है, टफ तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है? तो ये मानो जैसे एक घर बनता है ना, हाउस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसे काम करती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल काम। अगर आप अपना घर बनवा रहे हो तो क्या करोगे? ठेकेदार को जाओगे बताओगे, ये घर बनना है। ठेकेदार कहेगा ठीक है, बनना है लेकिन एक काम करते हैं इसके लिए बड़ा घर है, बड़ी लैंड आपने परचेज़ करी है, अच्छा घर आपको बनवाना है, तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर ढूँढो। आपने इंटीरियर डिज़ाइनर ढूँढा। इंटीरियर डिज़ाइनर ने जैसा इंटीरियर दिया, आपने उसको अप्रूवल दे दिया, क्योंकि क्लाइंट तो आप हो। आपने अप्रूवल दे दिया, फिर डेवलपमेंट में आएगा, तो ठेकेदार को आपने वही दे दिया, भई ऐसा प्रोजेक्ट बना के दे देना। ठेकेदार ने अपने आदमी लगा दिए, चलो भई ये काम करना शुरू करो, ऐसे-ऐसे आपको इतने-इतने प्रोसेस पे काम करके देना है। होता जा रहा है, टेस्टिंग होगी, क्लाइंट आएगा, टेस्ट करेगा, हाँ भाई मेरे हिसाब से ही काम हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई सब सही है। डेवलपमेंट हो रहा है, अब जो पूरा प्रोसेस आपका बनता आ रहा है, डिप्लॉय करते आ रहे हो, डिप्लॉय का मतलब होता है सारी ज़मीन के साथ, बिल्कुल लैंड के साथ अटैच करके हर चीज़ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। मेंटेनेंस पार्ट कब होता है? जब घर बन जाता है तो 2 साल बाद उसमें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ठीक है? तो वो आप मेंटेनेंस करते जाते हो, तो मेंटेनेंस का पैसा आप उसको चार्ज करते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, टेस्टिंग करते गए, प्लानिंग करते गए, एग्ज़ीक्यूट करते गए, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, बस उसको चेक करना होता है। कुल मिला के आपको सामने वाले को बस ये चेक करना है वो कुछ गलत ना करे। गलत करने से रोकना है, खत्म। दैट इज़ ऑल द टेस्टिंग। क्लियर? हाँ, हाँ, जो क्लाइंट ने दिया है उसी के हिसाब से ही करनी है आपको टेस्टिंग। कोई भी चीज़ आपकी उस पार्ट से हट के नहीं होगी।
हुँ। जब आप खुद से प्रैक्टिकली करोगे ना तो आपको और क्लियर